नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका। और आज हम लोग क्लास 10वीं के साहित्य सागर पाठ्य पुस्तक के एक पाठ के प्रश्नोत्तर को करेंगे, जो कि आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाती है। और इस पाठ का नाम है दो कलाकार। इसकी व्याख्या मैंने आपको बता दी है। इस पाठ में दो सहेलियों की कहानी है जो एक साथ एक हॉस्टल में रहती है और वहाँ पढ़ाई कर रही है, जिसमें से दोनों साथ में तो 6 साल से रह रही है, लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत ज़्यादा अंतर है। दोनों साथ में रहते हुए भी एक दूसरे की अच्छी दोस्त होते हुए भी एक दूसरे के विचारों से बिल्कुल अलग अलग सोचती है। एक आदर्शवादी विचारों वाली लड़की है जो कि अरुणा है, जिसके लिए समाज सेवा और दुनिया की देखभाल, लोगों की ज़िंदगी में रंग भरना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी सहेली जो है चित्रा, उसके लिए अपनी पेंटिंग, अपनी चित्रकला के अलावा और कुछ भी संसार में नहीं है। चाहे वो कितना भी दर्दनाक या कितनी भी तकलीफ़ दे या कितनी भी खुशियाँ देने वाली घटना ही क्यों ना हो, उसको उस घटना में तब तक कोई शौक़ नहीं जागता, तब तक उससे कोई मतलब नहीं होता, जब तक कि उस घटना से उसके लिए, उसकी चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं मिल जाता। तो इसी कहानी को दो कलाकार में लेखिका मन्नू भंडारी जी ने बड़ी सुंदरता से बताया है। मन्नू भंडारी जी का उद्देश्य इस पाठ के द्वारा ये बताना है कि चित्रकला अच्छी चीज़ है, लेकिन वो निर्जीव चीज़ों में रंग भरती है। कोई भी कला बहुत अच्छी चीज़ है, कोई भी कला जो है अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है संसार के लिए कला। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए हम अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते। हमारा कर्तव्य है कि समाज से जो हमें प्राप्त हुआ है उसके बदले हम समाज के प्रति एक जिम्मेदारी महसूस करें और हम समाज की सहायता करें, लोगों की सहायता करें। अगर छोटे छोटे काम भी किए जाते हैं समाज के लिए, जैसे कि इस पाठ में अरुणा जो थी वो गरीब बच्चों को पढ़ाती है या कुछ बाढ़ पीड़ितों की सहायता करती है, तो इस तरह छोटे छोटे काम भी अगर किए जाते हैं समाज के लिए तो वो भी समाज का बहुत भला करते हैं। 1 से 2 और 2 से 10 भी लोग होते हैं। अगर अरुणा ने 1 को पढ़ाया और उस बच्चे ने 10 को पढ़ा दिया तो इस तरह से समाज का भला होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो लेखिका का उद्देश्य बहुत उच्च कोटि का है, एक आदर्श समाज बनाने का उनका उद्देश्य है। और चित्रकला को वो बुरा बिल्कुल भी नहीं बताती हैं, इसलिए आप उत्तरों में कहीं भी नेगेटिव मत लिखिएगा। नेगेटिव कभी भी उत्तरों में नहीं लिखा जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, सारांश इस पाठ का यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। इस पाठ की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना वो है जब चित्रा एक भिखारिन की लाश को देखती है और उसके साथ उनके 2 बच्चों को देखती है और उसके चित्र बना करके, स्केच बना करके चली आती है और विदेश चली जाती है, लेकिन उसकी सहायता नहीं करती। और अरुणा को जब ये बात पता चलता है तो उन दोनों बच्चों को गोद ले लेती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है इस पाठ का। और उस चित्र का, जिसको स्केच बना करके चित्रा लेकर आई थी, उस चित्र को जब वो बनाती है तो वो देश विदेश में मशहूर होता है और उस चित्र का नाम होता है अनाथ। ठीक है, यहाँ सारांश में जो दिया गया है आखिरी पैराग्राफ, उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्रश्नों के उत्तर लिखते समय ये बहुत काम आएगा। शीर्षक की सार्थकता को देखिए, तो यहाँ पे शीर्षक की सार्थकता तो लिखी हुई है जिसमें कि बताया गया है, लेकिन आपको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें भी शुरुआत इसी तरह से कर सकते हैं कि शीर्षक हमेशा कहानी को परिलक्षित करने वाला होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। तो उस हिसाब से इस कहानी में हम देखते हैं कि श्रीमती मन्नू भंडारी जो हैं, 2 लड़कियों की कहानी दिखाती है जो सहेलियां हैं, और लेकिन दोनों का विचार जो है अलग अलग है। दोनों नारी पात्र हैं और एक कलाकार के, दोनों को कलाकार उन्होंने बताया है, जिसमें एक लड़की को उन्होंने चित्रकला के कलाकार बताया है जो अपने चित्रों के लिए बहुत ज़्यादा
सजग रहती है। दोनों ही भावुक है, दोनों ही संवेदनशील लड़कियां हैं, दोनों की संवेदनाएं बहुत गहरी हैं, दोनों घटनाओं को देखती हैं और महसूस भी करती हैं। अगर उसे घटना नहीं समझ में आती, चित्रा को नहीं दर्द महसूस होता, तो क्यों उस चित्र को बनाती? कोई भी सामान्य चित्र क्यों नहीं बना लेती वो? तो वो महसूस वो भी कर रही है, लेकिन दोनों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का तरीका अलग अलग है। एक जो है वो रंगों में डूबकर प्रसिद्धि पाना चाहती है और अपनी भावनाओं को उसी तरह से वो प्रदर्शित करती है, उसके लिए वही बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। परंतु अरुणा जो है वो एक भावुक और सहृदय समाज सेविका है और लोगों के दुख दर्द में सहभागी बनकर उनके जीवन में रंग भरकर कलाकार बनती है। वो लोगों के जीवन में रंग भरने को ही सबसे बड़ा कला मानती है। समझाती भी है चित्रा को निर्जीव चीज़ों में रंग भरने की जगह कुछ लोगों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये जो लाइनें हैं ये इम्पोर्टेंट आप रख सकते हैं कि चित्रा और अरुणा दोनों ही कलाकार है। लेखिका के अनुसार चित्रा चित्रकला में निपुण है और अरुणा जीवन को सार्थक बनाने में निपुण है। दोनों कलाकार के अंतर्मन की अभिव्यक्ति का साधन चित्र है। दोनों अपने मन के विचारों को चित्र के द्वारा ही प्रदर्शित करती है, लेकिन चित्र का पट यानी चित्र बनाने की जो स्थान है जिस पर बनाया गया है वो अलग है। दोनों अलग तरह से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों चित्रा व अरुणा अपनी अपनी कला में निपुण है और कहानी का शीर्षक जो लेखिका ने बताने के लिए कि दोनों दो तरह के कलाकार हैं समाज में, वो बिल्कुल सार्थक है। साथ ही लेखिका दोनों लड़कियों को कलाकार बताकर समाज को ये भी बताने की कोशिश करती है कि कला तो दोनों है और उसमें जो विशिष्ट कला है, सबसे ऊंचे स्थान पर जो कला है वो समाज सेवा है, लोगों के जीवन में रंग भरना है। उद्देश्य में अभी जो मैंने बताया उसमें से भी बहुत सारी लाइनें आप लिख सकते हैं। दो नारी कलाकारों की अंतर्वेदना को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। वो बताना चाहती हैं कि दोनों बहुत अच्छी सहेली है, अभिन्न मित्र है, लेकिन दोनों की रुचियां जो हैं, इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग है, दोनों के विचार अलग अलग हैं। नायिका अरुणा जो है भावुक हृदय है और उसके ख्याल से समाज की सेवा करना सबसे ज़रूरी है। और दूसरी जो है वो महत्वाकांक्षी लड़की है, उसके लिए अपना जीवन अपना भविष्य बनाना सबसे ज़रूरी है। तो दोनों एक दूसरे के उद्देश्य को गलत समझती है, निरर्थक समझती है, बेकार समझती है और दोनों एक दूसरे को सलाह देती है दूसरा काम करने के लिए। लेकिन जब अरुणा उन्हीं दो अनाथ बच्चों को अपना लेती है जिनके की चित्र बनाकर चित्रा इतनी प्रसिद्ध हुई थी, तो अंत में जब चित्रा उस बच्चे को देखती है कि उन बच्चों का जिनका की कोई भविष्य नहीं था, उनका भविष्य अरुणा ने बना दिया है, तो इस बात को देखकर उसकी आंखें खुल जाती है और सोचती है कि निश्चित तौर पे अरुणा के द्वारा बनाया गया ये चित्र जो है, जो दोनों बच्चों के ज़िंदगी का चित्र जो है, उसमें जो खुशियों का रंग भरा गया है वो इसके चित्र से कहीं महान और कहीं विशेष है। उस समय उसे समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार लेखिका हम लोगों को भी समझाना चाहती है कि चित्रकला अच्छा है, लेकिन समाज सेवक जो होता है वो ज़्यादा संवेदनशील है और वो समाज के उत्थान में अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। चित्रकला बुरा कहीं से भी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक इंसान का कर्तव्य भी होता है कि वो अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश यहाँ पे की गई है। चरित्र चित्रण चित्रा के बारे में, वो एक अल्हड़ लड़की है, बेफिक्र लड़की है, एक बहुत अमीर पिता की बेटी है और उसके लिए अपने भविष्य निर्माण अपनी चित्रकला से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। चाहे वो कितनी भी दर्दनाक घटना क्यों ना हो, वो अपने लिए उस घटना से कुछ मॉडल ढूंढती है ताकि चित्र बना सके। बहुत ही मेहनती महत्वाकांक्षी लड़की है और अपने लगन की सहायता से, अपने मेहनत की सहायता से विदेश जाकर अपनी कला को बहुत ज़्यादा निखारती है और प्रसिद्धि भी प्राप्त करती है। लेकिन लास्ट में, अंत में, जब वो अपनी सहेली को देखती है कि जिन बच्चों को इसने रोता बिलखता हुआ छोड़ दिया था, अनाथ सड़क पर छोड़ दिया था, उसकी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा था, उसको उसकी सहेली ने अपना कर
उन बच्चों की ज़िंदगी संवार दी है, तो वो सोचती भी है कि क्या उसने सही किया था, क्या उसका कार्य जो है अरुणा के कार्य को किसी भी हिसाब से उस कार्य के सामने खड़ा भी हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्रा हृदय से बुरी नहीं है, बस उसकी महत्वाकांक्षाओं ने उसकी आंखों को बंद कर दिया था। चलिए, अरुणा भावुक, संवेदनशील, दयालु लड़की है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझती है। वो गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाती भी है, उसकी दोस्ती, अपने दोस्त को सही सलाह भी देती है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते समय इतना डूब जाती है कि उसे अपने सेहत का ख्याल नहीं रहता है, यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई, अपनी परीक्षा तक को वो भूल जाती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि अरुणा की संवेदनाएं, उसकी संवेदनशील भावनाएं इतनी बढ़ जाती है कि वो एक छोटी उम्र में, जबकि वो खुद अविवाहित थी, अभी वो खुद पढ़ाई भी कर रही थी, उसी समय 2 ऐसे बच्चों को गोद ले लेती है, उनका जीवन संवारने लगती है, जो कि अनाथ होते हैं और जिसे कि चित्रा रोड पे तड़पता रोता हुआ छोड़कर चली गई थी। वो गरीब स्त्रियों को धनोपार्जन सिखाना भी चाहती थी, समाज के लिए वो कुछ करना चाहती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ये तो आप देख लीजिएगा। मैंने इस पाठ की पूरी व्याख्या आप लोगों को बताई है, तो उस पाठ का लिंक मैं इस वीडियो के साथ ज़रूर दे दूँगी। उस पाठ को एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा, सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि पाठ जो है थोड़ा सा कहीं कहीं समझने में मुश्किल है। तो जब आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो हर लाइन आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे देखिए कि ये एक उदाहरण प्रश्न है, कैसे उत्तर लिखना है वो यहाँ पे बताया गया है आपको। कितना छोटा सा प्रश्न होने के बाद भी उसको किस तरह से विस्तार दिया जाता है। हद से ज़्यादा लंबा प्रश्न उत्तर लिखना भी नहीं है, लेकिन कुछ इतना छोटा भी नहीं लिखना है कि मार्क्स देते समय टीचर सोचे कि अरे कहीं फ्री में तो हम मार्क्स नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने कई पाठ के प्रश्नों के उत्तर आपको बताए हैं और आपको समझाए हैं कि इवन परिचय जब पूछा जाता है या किसने किससे कहा जब पूछा जाता है, तो भी उसके बारे में 2 लाइन ज़रूर लिखिए। बच्चों, उदाहरण प्रश्न का ये भाग ना बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें आपको 2-3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जो अभी हम लोग करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, अरे यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दियो, क्या घनचक्कर बनाया है। अरे यह क्या, यह वाक्य कौन किससे कह रहा है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ मतलब कि ये गद्यांश किस वजह से, कब, क्या घटना होने के बाद बोला गया है, तो वो आपको लिखना है। तो ये वाक्य, चित्रा की सहेली अरुणा ने चित्रा के चित्र को देखकर उससे कहा है, क्योंकि चित्रा ने एक चित्र बनाया है जो कि वो किसी प्रतियोगिता के लिए बना रही थी, और उस चित्र में बहुत सारी गाड़ियां एक दूसरे के साथ उलझी हुई हैं, जिसको देख करके अरुणा बिल्कुल समझ नहीं पाती है कि किस चीज़ का चित्र बनाया गया है और उस चित्र में क्या दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही जब चित्रा उसे ज़बरदस्ती जगा कर लेकर आती है तो इस बात से वो झुंझलाई हुई होती है, इसलिए उपरोक्त कथन वो कहती है कि ये क्या घनचक्कर बना दिया है, खिचड़ी पका कर रख दिया है, सब कुछ मिला जुला कर रख दिया है, इसको मैं अलग अलग करके कैसे समझूं कि क्या बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, उक्त कथन की वक्ता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो अभी मैंने आपको परिचय बताया है, संक्षिप्त परिचय में आप लिखेंगे कि इस कथन की वक्ता अरुणा है, जो चित्रा की सहेली है, उसके साथ 6 साल से हॉस्टल में रह रही है और वो एक समाज सेविका है, लोगों की सहायता करना उसे पसंद है, अपने घर के आसपास के गरीब लोगों के बच्चों को वो पढ़ाती भी है और अपनी सहेली को बहुत अच्छी सलाह भी देती है। ठीक है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि परिचय पूछा गया है इसलिए। खिचड़ी पकाकर का क्या आशय है, यहाँ इस मुहावरे का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, समझा कर लिखिए। बच्चों, पाठ पढ़ाते समय भी मैंने आपको बताया है कि खिचड़ी पकाकर जो एक शब्द है, एक मुहावरा है, उसका अलग अलग 3 अर्थ होता है। खिचड़ी पकाना मतलब कि कोई साजिश रचना, कुछ तो खिचड़ी पक रही है, तो ये साजिश भी हो गया। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब कि परिवार से अलग होकर अपने लिए खाना पकाना, मतलब परिवार से अलग हो जाना, बंटवारा हो जाना, तो ये भी खिचड़ी पकाना ही होता है। लेकिन इस पाठ में जो खिचड़ी पकाकर है उसका मतलब है सब कुछ को मिला जुलाकर ऐसे प्रदर्शित करना जिसको कि फिर अलग नहीं किया जा सके, एक एक करके विश्लेषण ना किया जा सके। ठीक है, यहाँ इस मुहावरे का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, यहाँ
चित्रा के चित्र के संदर्भ में इस मुहावरे का प्रयोग, चूंकि यहाँ पे समझाकर लिखिए कहा गया है इसलिए आपको लिखना है कि यहाँ पर इस मुहावरे का प्रयोग चित्रा के चित्र के संदर्भ में अरुणा के द्वारा किया गया है, जो कि उसकी सहेली है। और जब चित्रा उसे अपनी चित्र दिखाती है तो वो समझ नहीं पाती है कि आखिर चित्रा क्या दिखाना चाह रही है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ, सड़क, सब कुछ एक दूसरे से ऐसे उलझे हुए थे जिसमें कि क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आखिर ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मजाक उड़ाते हुए, खिल्ली उड़ाते हुए, व्यंग करते हुए अरुणा ने अपनी सहेली से ये बात कहा है। ठीक है, वक्ता ने श्रोता के चित्र की खिल्ली किस प्रकार उड़ाई है, इसके पीछे वक्ता के क्या भाव है, समझाकर लिखिए। तो ये जो वाक्य ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें सड़क, ट्राम, आदमी सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, कैसे समझ में आए कि ये तुम क्या बनाने की कोशिश कर रही हो। उसके अलावा उसने लिखा है कि जब भी तुम चित्र बनाओ तो कम से कम मुझे ये तो यहाँ पे लिख दिया करो कि किस चीज़ का चित्र बना रही हो। उसके बाद वो ये भी कहती कि आखिर 84 लाख योनियों में से ये किस जीव की तस्वीर है, सीधा किधर से है, उल्टा किधर से है चित्र, कम से कम ये तो बता दिया करो। तो ये सब जो है, ये सेंटेंस जो है, किधर से देखूँ या तो बता दे, ये सब जो है इसमें से आप कुछ लाइनें लिख सकते हैं। उसके बाद जब वो कहती है कि ये कन्फ्यूज़न का प्रतीक है तो वो कहती है कि ये मेरे संसार के कन्फ्यूज़न का नहीं, मुझे तो तुम्हारे दिमाग के कन्फ्यूज़न का प्रतीक लगता है। तो ये मजाक उड़ाने के लिए कहती है, खिल्ली उड़ाने के लिए कहती है। इसके पीछे वक्ता जो है वो उस चित्र के प्रति अपनी बेजारी प्रकट करती है, अपनी अरुचि को प्रकट करती है, अपनी अनभिज्ञता को भी प्रदर्शित करती है, क्योंकि उसके विचार से चित्र बनाना समय व्यर्थ करना है। और वो अपनी सहेली को भी यही समझाने की कोशिश करते रहती है कि उसे चित्र बनाने की जगह लोगों की ज़िंदगी बनानी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने भी। फिर ज़रा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, ज़रा लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ाकर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। अब यहाँ पर चित्रा अपनी सहेली का व्यंग कर रही है। चित्रा ने बंदर किन्हें कहा था, सुनकर अरुणा को कैसा लगा। चित्रा ने बंदर बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को कहा था, जिनको कि पढ़ाने का काम अरुणा किया करती थी, मुफ्त में पढ़ाती थी समाज सेवा के तौर पे। और उसे ये सुनकर बिल्कुल कोई भी आश्चर्य नहीं होता है और ना ही वो किसी प्रकार से उस बात को सुनकर विचलित होती है। हाँ, हालांकि उसे ये समझ में ज़रूर आ जाता है कि चित्रा के विचार क्या हैं और उसे निश्चित तौर पे उसके विचार जानकर अच्छे नहीं लगे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। वक्ता का इन शब्दों से क्या अभिप्राय है, समझा कर लिखिए। वक्ता इन शब्दों के द्वारा अरुणा का खिल्ली उड़ाना चाहती है और उसमें उसका मजाक उड़ाते हुए, उस पर व्यंग करते हुए कहती है कि ये जो तुम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ा रही हो, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तुमने पाठशाला बना दिया है जिससे कि पूरे समाज का तुम भला कर दोगी। उसे छोटी छोटी सहायताओं में विश्वास नहीं है और उसे लगता है कि ये छोटे छोटे काम करके अरुणा कोई बहुत बड़ी सहायता नहीं कर रही है समाज की, इसलिए वो उस घर को पाठशाला कहती है कि तुमने कोई इतना बड़ा पाठशाला नहीं खोलिया है कि जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ पाएँ, इसलिए तुम ऐसा मत सोचना। और वो मजाक उड़ाते हुए कहती है कि जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत बड़ा काम कर रही हो, तो मैं इस पाठशाला का चित्र बनाऊंगी ताकि लोग समझ सकें कि इस चीज़ को, इस छोटे से काम को तुम कितना महत्व देती हो। तो ये व्यंग के तौर पर चित्रा ने कहा है। ठीक है, पंडिता व समाज सेविका से आप क्या समझते हैं? क्या श्रोता में ये दोनों गुण थे? समझा कर लिखिए। पंडिता का मतलब होता है ज्ञानी और समाज सेविका वो व्यक्ति जो समाज के ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता हो। तो मेरे ख्याल से ज्ञानी उसे ही कहते हैं जो ज्ञान को प्रसारित करता है, दूसरे तक पहुंचाता है, बांटता है, बिना किसी घमंड, बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ के। और अरुणा ने इस कथन को पूरी तरह से सार्थक किया है। वो बिना किसी स्वार्थ के उन गरीब बच्चों को पढ़ाती थी,
समझाती थी और अपने ज्ञान को प्रसारित करती थी, फैलाती थी, लोगों तक पहुंचाती थी। तो इस हिसाब से वो ज़रूर पंडिता तो थी ही और समाज सेविका भी थी, क्योंकि उसने उन बच्चों को पढ़ाने में उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ उनकी सहायता करने के लिए उनको पढ़ाया करती थी। और वो अब बाद में हम ये भी देखते हैं कि वो बाढ़ पीड़ितों की भी सहायता करती है, 2 अनाथ बच्चों को गोद लेती है, महिलाओं के लिए जीविकोपार्जन के लिए उनको धन कमाने के लिए कुछ सिखाती भी है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि वो पंडिता और समाज सेविका दोनों थी। वक्ता का पूर्ण परिचय लिखते हुए बताइए कि उनके जीवन में क्या बनने की अभिलाषा थी, क्या वह उसमें सफल हुई, समझा कर लिखिए। तो वक्ता यानी चित्रा के बारे में लिखेंगे कि चित्रा एक बहुत ही अमीर व्यक्ति की बेटी, इकलौती बेटी थी और वो चित्रा के साथ उसके हॉस्टल में पिछले 6 साल से रह रही थी और वहीं रह के पढ़ाई कर रही थी। अरुणा उसकी बहुत अच्छी सहेली थी, इतनी अच्छी कि लास्ट में जब उनको विदा होना होता है तो उन दोनों सहेलियां आपस में दुखी भी हो जाती हैं, लेकिन दोनों के विचार नहीं मिलते। चित्रा को अपने जीवन में चित्रकार बनने की अभिलाषा थी, वो बहुत बड़े चित्रकार बनना चाहती थी, नाम कमाना चाहती थी और वो उसमें बिल्कुल सफल हुई, क्योंकि वो अच्छी चित्रकारी तो थी ही, साथ ही विदेशों में जाकर उसने इसको और भी निखारा और अपने चित्रों को प्रदर्शित करके देश विदेश में अपना नाम कमाया। उसने बहुत लगन, बहुत मेहनत और दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ अपने मनोकामना को, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा किया था। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। वक्ता और श्रोता के नाम लिखते हुए इन पंक्तियों का संदर्भ लिखिए। संदर्भ मतलब वही कि आसपास में क्या घटा था जो ये बात बोला गया है। तो वक्ता और श्रोता के नाम के साथ आप ज़रूर थोड़ा सा परिचय लिखेंगे कि वक्ता चित्रा की सहेली अरुणा है, जो चित्रा को ये समझा रही है कि कागज में जो निर्जीव हैं उनमें रंग भरकर उन निर्जीव चीज़ों की तुम कोई खुशियाँ नहीं दे सकती, समाज को कुछ बदलाव नहीं दे सकती, बल्कि तुम्हें किसी जीवित व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए जिससे कि उसकी ज़िंदगी बदल सके। और ये बात अरुणा तब कहती है जब चित्रा उसे कहती है कि मेरे पिताजी ने मान लिया है कि मैं विदेश चली जाऊं पढ़ाई ख़त्म करने के बाद और अपने चित्रकला को और निखारूं और आगे बढ़ाऊं। और ऐसा सुनकर अरुणा आवेश में आ जाती है। उसे लगता है कि ये इकलौती बेटी होने के कारण अपने पिता के धन का इस तरह से इस्तेमाल कर रही है और उसके बदले उसे अपने पिता के धन का इस्तेमाल लोगों की सहायता में करना चाहिए। ठीक है। कागज पर निर्जीव चित्रों से आप क्या समझते हैं? वक्ता चित्रों को निर्जीव क्यों कह रही है? क्या आप इस विचार से सहमत हैं? कागज पर निर्जीव चित्र इसलिए कह रही है वक्ता अरुणा क्योंकि कागज पर बने हुए चित्रों से किसी का भला नहीं होता। समाज को देखने के लिए, इतिहास को जानने के लिए, लोगों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है चित्रकला या कोई भी कला, लेकिन उससे किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई बदलाव, परिवर्तन नहीं आता, कोई सुधार नहीं आता। साथ ही कागज पे बने चित्रों की कोई भावनाएं नहीं होती, उनके लिए कोई सुख, कोई दुख, कोई तरक्की, कोई पिछड़ापन कुछ नहीं होता, परंतु जीवित लोगों में ये सारी भावनाएं होती हैं और इनसे उनमें फ़र्क भी पड़ता है। यहाँ तक के उत्तर लिखने के बाद आप ज़रूर लिखिएगा कि हालांकि चित्र बनाना भी अच्छा है, ज़रूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी को इस समय के बारे में जानकारी मिल सके, भावनाओं के विषय में पता चल सके। लेकिन मैं इस विचार से भी सहमत हूँ कि कागज़ पर जो चित्र बने हुए हैं वो निर्जीव हैं, वो सांस नहीं लेते और उनके जीवन में खुशी या गम का कोई जगह नहीं होता। जो सजीव लोग हैं अगर वे दुखी हैं तो उनको खुशी देना, उनके जीवन में रंग भरना व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य है। तो मैं इस विचार से सहमत ज़रूर हूँ। ठीक है। लेकिन ये भी ज़रूर लिख दीजिएगा कि चित्र बनाना कुछ गलत नहीं है, या फिर उसके बारे में अगर नहीं लिखते हैं तो कम से कम नेगेटिव भी कुछ नहीं लिखिएगा। ठीक है। उपरोक्त कथन में वक्ता श्रोता को किस कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है? उपरोक्त कथन में वक्ता अरुणा श्रोता चित्रा को समाज सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास साधन है, तुम कुछ लोगों की सहायता कर सकती हो, उनकी ज़िंदगी में रंग भर सकती हो, उनको खुशियाँ दे सकती हो, तो क्यों तुम इन चित्रों के बीच में उलझी हुई हो? तुम इनको छोड़ो और लोगों की सहायता करो। ठीक है।
दो कलाकार कहानी की पात्र अरुणा व चित्रा का तुलनात्मक चरित्र चित्रण कीजिए। तुलनात्मक मतलब आपको इनको कंपेयर करना है, ठीक है। तो उसको कंपेयर करते हुए आप लिखिएगा कि दोनों बहुत अच्छी सहेलियां हैं लेकिन दोनों के विचार भिन्न हैं। जहां अरुणा बहुत ही संवेदनशील भावुक लड़की है, वहीं पर चित्रा एक महत्वाकांक्षी लड़की है। उसके अंदर भावनाएं तो हैं लेकिन संवेदनशीलता में वो अपने भविष्य निर्माण को बिल्कुल नहीं भूलती, अपने रास्ते पे अपने कार्य पर आगे बढ़ते रहती है। जहां अरुणा समाज सेवा को सबसे ज़्यादा महत्व देती है, वहीं चित्रा के विचार से नाम बनाना, अपने भविष्य को उज्जवल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। समाज सेवा करना अपने समय और भविष्य दोनों को बर्बाद करना है। जहाँ चित्रा निर्जीव कागजों पे रंग भरती है, वहीं अरुणा जो है वो लोगों की जिंदगी में रंग भरती है। अरुणा छोटे छोटे कार्यों के द्वारा समाज की मदद करती है, समाज करती है, वहीं उन छोटे कार्यों को नगण्य मानते हुए चित्रा उसका उपहास भी करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों सहेलियों में कितनी भिन्नता है, ठीक है। इनको पॉइंट वाइज आप लोग लिख लेंगे कि एक तरफ अरुणा ऐसा करती है तो चित्रा ऐसा करती है, अरुणा का ये गुण है तो चित्रा का ऐसा गुण है। तो इस चीज़ को आप लोग जैसा मैंने अभी बोला उनको पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, ठीक है। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले लिए, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। कौन किससे बात कर रहा है स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर अरुणा समाज सेवा एक सेविका है जो कि अपनी सहेली चित्रा से ये कथन कह रही है और उसे बताना चाहती है कि वो अब कुछ दिनों के लिए समाज सेवा के लिए, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए बाहर जा रही है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे ख में मेरे पास कुछ और है, लेकिन आजकल जो नए बुक आए हैं उसमें कुछ और प्रश्न हैं। तो जो अभी मेरे पास है उसमें बुक में लिखा हुआ कि बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने वाली कौन थी? अरुणा थी। उसके जीवन के उद्देश्य के बारे में लिखिए। अरुणा एक बहुत ही संवेदनशील भावुक लड़की थी। उसके जीवन का उद्देश्य जो था वो लोगों की सहायता करना, समाज सेवा करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करना था कि वो समाज सेवा के प्रति अग्रसर हो, आगे बढ़े, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन आज जो प्रश्न आता है उसमें है देश के किसी भी भाग में आपदा आने पर नागरिकों का क्या कर्तव्य है। आजकल जो नई बुक आई है उसमें ऐसा प्रश्न है। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि आजकल जो अगर कहीं बाढ़ आता है या कोई इस तरह से डिज़ास्टर आता है तो उसमें लोगों का क्या कर्तव्य है? अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सहायता करना, उनके लिए कपड़े, अनाज आदि का त्याग करना, धन भेजना, अगर हो सके संभव तो उनके लिए चिकित्सा की भी व्यवस्था करना, अगर और ज़्यादा संभव हो सके तो वहाँ जाकर सेवा करना भी मनुष्य जीवन का सबसे ज़रूरी कर्तव्य है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कुछ ज़रूरी चीज़ें वहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है वक्ता कहाँ व क्यों जा रही थी, समझाकर लिखिए। वक्ता अरुणा समाज सेवी दल के साथ बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में जाना चाहती थी ताकि बाढ़ से पीड़ित लोगों की सेवा कर सके, उनकी सहायता कर सके, उनकी देखभाल भी कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहानी के उद्देश्य का औचित्य लिखते हुए समझाइए कि आप लेखिका के इस प्रयास से कितने सहमत हैं। ये पुराने बुक में है। जो कहानी के उद्देश्य को मैंने आपको तो पहले ही बता दिया है। तो लेखिका के इस प्रयास से हम बहुत हद तक सहमत हैं क्योंकि छोटी छोटी सहायता ही समाज में बड़ी मदद पहुंचाती है। थोड़े थोड़े लोगों की अगर हम सुखी करें, कम से कम अपने क्षेत्र के लोगों को हम अगर देखते हैं तो धीरे धीरे ये विस्तार पकड़ता है और लोगों को खुशियाँ प्राप्त होती है, समाज में बदलाव आता है। एक को देखकर ही समाज सीखता भी है। लेकिन आज जो अभी नए बुक में जो प्रश्न है वो है चित्रकारी और समाज सेवा समाज के लिए किस प्रकार सहायक हैं। दोनों के बारे में आपको बताना है। तो चित्रकारी के बारे में पहले लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चित्रकारी जो है लोगों की भावनाएं दूसरों तक पहुंचाती हैं। चित्रकारी इतिहास को सुरक्षित रखती है नई पीढ़ी के लिए। हमने पिछले पीढ़ी के चित्रकला को देखकर बहुत कुछ इतिहास के बारे में जाना, उस समय की कला, उस समय के व्यवहार, उस समय के रहन सहन आदि को भी जाना। उसी तरह अगर चित्रकारी अभी भी किया जाता है तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे इस समय को ठीक से जान पाएगी।
दूसरा समाज सेवा है। समाज सेवा से समाज में परिवर्तन आता है, समाज में सुविधाएं आती हैं, समाज में सुख आता है, लोग उसको देखकर प्रेरित होते हैं, सीखते हैं और अच्छे विचार, सद्भावना आदि का प्रसार होता है। लोगों की जिंदगियां बनती हैं, उसमें खुशियां आती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर पहुंची, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी, पर अरुणा न आई सो न आई। कौन किसको और क्यों ढूंढ रही थी? अरुणा की सहेली चित्रा अरुणा को ढूंढ रही थी, क्योंकि वो विदेश जा रही थी अपने चित्रकला को निखारने के लिए, सीखने के लिए, और चूंकि लंबे समय के लिए या हमेशा के लिए वो विदेश जा रही थी, तो इसलिए वो अपनी सहेली से मिलकर जाना चाह रही थी। लेकिन उसकी सहेली अरुणा अभी तक उससे मिलने नहीं आई थी, क्योंकि वो उसके बताए हुए स्थान पर चली गई थी, जहाँ पर 2 अनाथ बच्चे माँ के मृत शरीर के पास बिलख बिलख कर रो रहे थे। ठीक है, चित्रा कहाँ व क्यों जा रही थी? चित्रा विदेश जा रही थी अपनी चित्रकला को निखारने के लिए। क्या वह वहाँ जाकर सफल हो पाई? हाँ, बिल्कुल सफल हो पाई। बस इतना नहीं लिखेंगे उत्तर कि हाँ सफल हो पाई, आप इसको लिखेंगे कि हाँ वो सफल हो पाई। अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से अपनी कला को उसने निखारा और विदेशों में उसके चित्र की धूम मच गई। उसके भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों की चित्र की प्रशंसा में अखबार के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर वो पहुंच गई। तो इतना आप लिख सकते हैं। दोनों सखियों में कैसी मित्रता थी? सच्ची मित्रता का कोई अन्य जीवंत उदाहरण लिखिए। दोनों सखियों में बहुत अच्छी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे का साथ देती थी, दोनों एक दूसरे को अच्छी बातें सिखाती थी, दोनों एक दूसरे के भविष्य को लेकर चिंतित रहती थी, दोनों एक दूसरे के साथ हंसती भी थी, व्यंग भी करती थी, एक दूसरे पर लड़ती भी थी, लेकिन कभी मनमुटाव उन दोनों के बीच नहीं आता था। और इसी प्रकार सच्ची मित्रता अगर कहा जाए तो हम कृष्ण और सुदामा के मित्रता को देख सकते हैं, जो कि आदर्श मित्रता थी, क्योंकि सच्ची मित्रता जो है वो मित्र की सहायता करती है, मित्र को आगे बढ़ने में मदद करती है, बिना उसे उसकी हीनता, उसकी कमज़ोरी का एहसास कराए हुए। तो जैसे कि सुदामा जो थे बहुत गरीब थे और भगवान कृष्ण जो थे वो एक राजा थे। तो जब सुदामा पहुंचते हैं भगवान कृष्ण के पास सहायता के लिए, तो सुदामा हिचकिचाहट में अपने दोस्त से किसी तरह की सहायता कैसे मांगे ये सोचकर सुदामा उनसे कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन उनकी परिस्थिति देखकर, उनके आंसू देखकर, उनके दर्द को देखकर कृष्ण बिना बोले ही समझ जाते हैं कि सुदामा को बहुत कष्ट है और वो उसकी सहायता करते हैं। वो जब सुदामा अपने हाथ में चावल के कुछ भुने हुए चावल लेकर के गए थे उनको उपहार के तौर पर, लेकिन देना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें झिझक हो रही थी कि इतना बड़ा राजा ये चावल क्यों खाएगा। तो कृष्ण ने उनकी इस झिझक को भी दूर किया ताकि उनको हीन भावना ना हो, उनको ऐसा ना लगे कि मैं अपने मित्र को उपहार नहीं दे पा रहा हूँ। और उनके हाथ से खुशी से वो चावल छीन लिए और उन्होंने बड़ी खुशी से उस चावल को खाया। उनको एहसास दिलाया कि तुम्हारा लाया हुआ हर चीज़ मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि वो तुम्हारे हाथों से मुझे मिला है, तुम मेरे मित्र हो। और बिना उनको हीन भाव दिखाए हुए, बिना उनको नीच दिखाए हुए, छोटा दिखाए हुए उनकी सहायता की, उनको बहुत सारे धन संपत्ति भी दिया। तो इस आदर्श मित्रता को आज भी लोग याद करते हैं, क्योंकि इस मित्रता में सहायता भी की गई है, उनकी झिझक को भी दूर किया गया है, उनको जताया भी नहीं गया है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, सही राह भी दिखाया गया है। तो ये मित्रता असली मित्रता है, जहाँ पर स्वार्थ नहीं है, जहाँ पर सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। 2 कलाकार कहानी यथार्थवादी है या आदर्शवादी? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। चूँकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अरुणा जो है एक आदर्शवादी लड़की है। ठीक है, आदर्श का मतलब होता है ऐसा विचार जिसको कि पाना चाहता है समाज, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ये कल्पना ही रह जाता है। तो इस कहानी को हम दोनों भावों में रखते हैं। आप यहाँ पे लिखिएगा कि 2 कलाकार कहानी यथार्थवादी भी है और आदर्शवादी भी है। आदर्श का प्रतिनिधित्व अरुणा करती है और यथार्थ का प्रतिनिधित्व चित्रा करती है। जहाँ दिखाया जाता है कि अरुणा अपने सारे सुख
और इच्छाओं को त्याग कर, अपनी ज़रूरतों को त्याग कर किस प्रकार से समाज की सहायता करती है, लोगों को मदद करती है, यहाँ तक कि अपने कुमारी अवस्था में 2 छोटे बच्चों को गोद ले लेती हैं, उनकी देखभाल करती है। तो ये एक आदर्श विचार है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है समाज के लोगों के लिए, जो कि आजकल अब शुरू भी हो गया है। देखा आपने सुना होगा कि कुछ अभिनेत्रियों ने बच्चों को गोद लिया है, गांव को गोद लिया है, किसी जंगल को, किसी चिड़ियाघर को गोद लिया है। तो मतलब ये उनकी सहायता करने की ये आदर्श है जो कि समाज में बढ़ना चाहिए, होना चाहिए। तो इस कहानी में अरुणा अपने कर्मों से, अपने कार्यों से बच्चों को गोद लेकर, बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर कर, अपने भविष्य का ना सोचकर दूसरों की मदद करके आदर्श प्रस्तुत करती है और समाज को सीख देती है कि समाज में कैसे लोगों की आवश्यकता है। और वहीं पे चित्रा यथार्थवादी है, जो कि एक महत्वाकांक्षी लड़की है, जो कि आज समाज में होता है। यथार्थ का मतलब है सच्चाई, जो समाज में होता है। तो चित्रा एक यथार्थवादी लड़की है और वो दिखाती है कि महत्वाकांक्षा को आज लोग किस स्तर पर ले जा चुके हैं और किस तरह से लगातार कोशिश करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, और लक्ष्य के अलावा उनके लिए समाज में कुछ भी घटित हो जाता हो तो उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो यथार्थ है और आदर्श भी इस कहानी में है। ठीक है, तो उदाहरण देते समय दोनों सहेलियों के एक एक घटना का जिक्र कर देंगे। ठीक है, कि जहां हमने देखा कि यथार्थ के रूप में चित्रा अपने चित्र के लिए मॉडल देखते हुए उन दोनों बच्चों का चित्र बना लेती है, वहीं पर आदर्श प्रस्तुत करते हुए अरुणा उन दोनों बच्चों को गोद ले लेती है और उनकी जिंदगी संवार देती है। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबार के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। उस चित्र से क्या आशय है, उसके बारे में लिखिए। तो उत्तर लिखने का तरीका होता है, शुरुआत कैसे करेंगे बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आरंभ करते समय ऐसे लिखिएगा कि यहाँ पर उस चित्र शब्द से लेखिका का तात्पर्य चित्रा के द्वारा बनाए हुए अनाथ शीर्षक वाले उस चित्र से है, जो कि उसने गर्ग स्टोर के सामने एक भिखारिन के मृत शरीर पर रोते हुए उसके 2 अनाथ बच्चों को देखकर बनाया था। वह चित्र चित्रा ने स्केच के रूप में तब पहली बार बनाया था जब जिस दिन वो विदेश जाने वाली थी और अपने गुरुजी से विदा लेने गई थी। तो वहाँ से लौटते समय उसने गर्ग स्टोर के सामने एक भिखारिन की लाश देखी थी और उसी लाश के ऊपर 2 बच्चे जो थे वो बिलख बिलख कर रो रहे थे। तो उस चित्र को देखकर, उसकी भावनाओं को देखकर चित्रा अभिभूत हो जाती है और जल्दी जल्दी से चित्र का स्केच बना लेती है, और जब विदेश जाती है तो उस चित्र को अनाथ शीर्षक से बनाती है और उस चित्र से वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती है। ठीक है, शोहरत व कगार शब्दों के समानार्थक शब्द लिखते हुए बताइए कि शोहरत का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है। शोहरत का मतलब है प्रसिद्धि, ख्याति, और कगार का मतलब है किनारा या आखिरी छोर। शोहरत का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। हर व्यक्ति अपने लिए शोहरत प्राप्त करना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सब लोग जाने, लेकिन शोहरत प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उतने अच्छे कार्य भी करने पड़ते हैं, अपने चरित्र को उज्जवल बनाना पड़ता है, अपने कार्यों को लोगों के सामने प्रदर्शित करना पड़ता है, लगन महत्व दिखाना पड़ता है, तभी शोहरत प्राप्त होता है। और जब शोहरत प्राप्त होता है तो लोगों के पास धन भी आता है, सुख भी आता है, और वो लोगों का आदर्श आइडियल भी बन जाता है। ठीक है, चित्रा एक महत्वाकांक्षी युवती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हैं तो क्यों, वह कैसे? हाँ बिल्कुल, चित्रा महत्वाकांक्षी लड़की है और वो उसकी महत्वाकांक्षा है कि वो एक बहुत बड़ी चित्रकार बने, और उसकी महत्वाकांक्षा हमें तब नज़र आती है जब सारा समाज जो था वो बाढ़ की वजह से तड़प रहा था, और उस समय वो उन बाढ़ से पीड़ित चित्रों को बना रही होती है, उससे अपनी भावनाएं प्रदर्शित कर रही होती है। तो इस बात का हमें तब भी पता चलता है जब अरुणा कहती है कि तुम्हारे लिए सिर्फ हर घटना में
तुम्हारे चित्र का मॉडल ही मिलना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे लिए किसी भी घटना का कोई महत्व नहीं है, चाहे वो कितना भी दर्दनाक घटना क्यों ना हो। फिर हम ये भी देखते हैं कि वो जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी करती है तुरंत विदेश चली जाती है और बहुत मेहनत करती है, पिछला सब कुछ भूल जाती है, अपनी दोस्ती, अपना आराम सब कुछ भूल जाती है और चित्रकला में जुट जाती है जोर शोर से। हमने उसके बारे में ये भी देखा कि उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि उसके सामने इंसानियत ही खत्म हो गई थी। जब उसने 2 अनाथ बच्चों को अपने माँ की लाश पर रोते हुए देखा तो उन बच्चों का चित्र भी उसने जल्दी जल्दी में बना लिया। तब भी जबकि उसे बाहर जाना था, गाड़ी पकड़नी थी, कहीं छूट जाती तो उसका विदेश जाने का सपना टूट जाता, फिर भी वो अपने कार्य को महत्व देते हुए जल्दी जल्दी से स्केच बना लेती है ताकि उसको बाद में पूरा बना सके अच्छे से। और वो बनाती है लेकिन उन दोनों बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि वो एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। कहानी के आधार पर कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो इस बात पर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। कहानी के शीर्षक की सार्थकता दोनों लड़कियों को लेखिका कलाकार बताती है, जिसमें से एक जो है वो चित्रों में रंग भरती है, अपनी भावनाओं को चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करती है, और दूसरी जो है वो समाज सेवा करके लोगों के जीवन में खुशियों के रंग भरती है। दोनों महत्वाकांक्षी, दोनों भावुक है, दोनों संवेदनशील है, दोनों चित्रकला दोनों चित्रों में रंग भर रही है, एक सजीव में, एक निर्जीव में। इस बात को दर्शाने के लिए लेखिका ने इस कहानी का नाम 2 कलाकार रखा है और उन्होंने बताने की कोशिश की है कि कलाएं अनेक प्रकार की हैं, जिसमें से समाज सेवा जो कला है वो सबसे ज़्यादा सम्माननीय है, सबसे ज़्यादा अनुकरणीय है, वो समाज पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई? क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। ऐसी क्या बात हुई जिसे सुनकर चित्रा की आंखें फैली रह गई? समझा कर लिखिए। तो ये आखिरी वही घटना है जब चित्रा के चित्र प्रदर्शनी में, जो कि दिल्ली में लगाया गया था, वहाँ पे अरुणा पहुँचती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर जाती है। और जब दोनों बच्चों के बारे में चित्रा उससे पूछती है तो पहले तो वो कह देती है कि मेरे बच्चे हैं, लेकिन बाद में वो अनाथ शीर्षक वाले चित्र के दोनों बच्चों को दिखा करके कहती है कि यही बच्चे हैं जिनको मैंने अपने जीवन में जगह दिया है। तो ये बात सुनकर, इस घटना को जानकर चित्रा की आंखें फैली की फैली रह जाती हैं कि किस प्रकार से उसने उन दोनों बच्चों को नज़रअंदाज कर दिया था, उनकी ज़रूरतों को, उनके दुखों को, किस प्रकार से इस संवेदनशील अरुणा ने उन दोनों बच्चों को अपनी जिंदगी में जगह दिया, उनके जीवन में रंग भरा। किस तस्वीर को प्रथम पुरस्कार व प्रसिद्धि मिली थी? वह किस जगह का चित्र था? समझा कर लिखिए। तो अनाथ शीर्षक वाले तस्वीर को प्रथम पुरस्कार और प्रसिद्धि मिली थी, जिसे कि चित्रा ने बनाया था, और ये जगह गर्ग स्टोर के सामने का था, जहां पर एक भिखारिन हमेशा बैठा करती थी। और एक दिन जब चित्रा विदेश जाने वाली थी और वो अपने गुरुजी से मिलकर लौट रही थी तो उसने देखा कि वो भिखारिन जो थी वो मर चुकी थी वहीं गर्ग स्टोर के सामने ही, और उसके 2 बच्चे जो थे, जो कि अब अनाथ हो गए थे, वो उस लाश से लिपट कर, उस मृत शरीर से लिपट कर बुरी तरह से रो रहे थे। तो दृश्य को देखकर चित्रा बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और उसके मन में वो चित्र बनाने की इच्छा उत्पन्न होती है। उसी का स्केच वो बना लेती है और बाद में उसका चित्र बनाती है, और अनाथ शीर्षक से जो प्रसिद्ध होता है। अरुणा के किन शब्दों से चित्रा सोच में पड़ गई और अपने ही विचारों में खो गई? चित्रा की सोच के आधार पर अपने विचार लिखिए। जब अरुणा ने ये कहा कि ये वही दोनों बच्चे हैं जिनका कि तुमने चित्र बनाया है अनाथ शीर्षक वाला, मैंने उन्हीं को अपना बच्चा बना लिया है, तो ये सुनकर चित्रा विचारों में खो जाती है। मेरे विचार से वो सोचने लगती है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने विचार लिखने हैं चित्रा की सोच को आधार बनाकर, इसलिए आप लिखेंगे कि मुझे लगता है या मेरे विचार से ऐसा लगता है कि चित्रा सोचने लगी होगी कि जिन बच्चों को देखकर मैंने उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दिया, बस उस घटना से अपने चित्र के लिए एक मॉडल चुना और एक स्केच बनाया, उन्हीं दोनों बच्चों को देखकर अरुणा ने महानता दिखाई और उन दोनों बच्चों की ज़िंदगी संवार दी, उन दोनों की ज़िंदगी में रंग भर दिया। तो वो शायद यही सोच रही होगी कि किसकी चित्रकारी महान है, मेरी
या अरुणा की है। ये लास्ट में जो पैराग्राफ है ये ज़रूर लिख लीजिएगा। वह स्तब्ध रह गई। मुझे लगता है कि उसने समझ लिया कि जीवन का क्या उद्देश्य है, उसकी सार्थकता किस में है। उसने समझ लिया होगा कि लोक सेवा, समाज सेवा जो है, मनुष्यों की सहायता करना जो है, वही जीवन का उद्देश्य है, इसी में जीवन की सार्थकता है। और उसने पहचाना कि जो नाम व शोहरत उसने पाई है वो सब जो है अरुणा के निस्वार्थ महान सेवा भाव के आगे कितनी फीकी है। तो ये चीज़ आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरे विचार से चित्रा ने ऐसा सोचा होगा। ठीक है, इन दोनों लाइनों को नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब आगे है, चित्रकारिता व समाज सेवा दोनों ही उपयोगी हैं, कहानी के आधार पर लिखिए। इस विषय में मैंने पहले भी आपको बताया है। प्रश्न संख्या 4 के घ में मैंने जो बताया कि आजकल ये प्रश्न है नए बुक में कि चित्रकारी और समाज सेवा दोनों समाज के लिए आवश्यक है, कैसे, कहानी के आधार पर। तो चित्रकारी जो है वो आवश्यक है समाज को इतिहास बताने के लिए, आने वाले पीढ़ी को इस समय के रहन सहन, व्यवस्था आदि को दर्शाने के लिए, अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने के लिए चित्रकारी आवश्यक है। लेकिन समाज सेवा जो है वो हर कला से ऊपर है, हर कला से ज़्यादा आवश्यक भी है, ताकि समाज को आगे बढ़ाया जा सके, समाज में लोगों की ज़िंदगी जो है उसको संवारी जा सके, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे लाकर बराबरी का स्थान दिया जा सके, उनके जीवन से दुखों को खत्म किया जा सके। जैसा कि इस कहानी में भी स्पष्ट हो जाता है कि समाज सेवा के द्वारा उन 2 बच्चों की ज़िंदगी को कैसे संवारा गया, जहां चित्रा ने उन दोनों बच्चों को देखा और उनसे सिर्फ चित्र बनाया, जिससे उन बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई सुविधा उनको नहीं मिली। लेकिन जब अरुणा ने उन दोनों बच्चों को अपना लिया, उनको अच्छी सीख दी, अच्छा रहन सहन दिया, पढ़ाई लिखाई आदि करवाया, तो ज़रूर उन बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव आए, सुख आए। इस प्रकार लेखिका के उद्देश्य और पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि कलाएं सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन समाज सेवा उनमें सर्वोपरि है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से मैंने मौखिक रूप से इस कहानी का पूरा उत्तर बता दिया है। उम्मीद है कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और उम्मीद है कि आप इस उत्तर को खुद से लिख पाएंगे, क्योंकि लिखना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जानते हुए भी अगर उत्तर हम फ्रेम ना कर पाएँ तो फिर उस उत्तर का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिएगा। अभी के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।